नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 41। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर पूरे 40 सेट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। दोस्तों, पूरे 100 सेट हम लोगों को कंप्लीट करना है। जब तक वैकेंसी नहीं आती है हम लोग पूरा सेट पढ़ लेंगे और इससे लगभग जीके जीएस के जितने भी प्रश्न होंगे हमारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न है, अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों की संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, पंचायतों की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 243 के सी में वर्णित है। चलिए पूरा समझ लेते हैं। भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। वहीं अनुच्छेद 243 में पंचायतों की परिभाषा, पंचायत की परिभाषा का वर्णन है। वहीं 243B की बात करें, पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा है। वहीं 243D की बात करें, 243D इसमें स्थानों का आरक्षण के बारे में है। वहीं हम लोग बात करें 243J, ये एग्जाम में आता है, राज्य वित्त आयोग की चर्चा है। वहीं बात करें 243 के राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है। राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है। अच्छा, नगर पालिका की परिभाषा किस अनुच्छेद में? 243P, 243P में नगर पालिका की परिभाषा है। वहीं 243Q में नगर पालिका का गठन की चर्चा है। अच्छा, पंचायतों को हम लोग जानते हैं 29 विषय प्राप्त है। वहीं नगर पालिका को 18 विषय प्राप्त है। चलिए दोस्तों, इससे एक और क्वेश्चन आता है, सहकारी समितियां का गठन किस अनुच्छेद के तहत? बहुत बार एग्जाम आया है। 243ZJ, अनुच्छेद 243ZJ के तहत सहकारी समितियों का गठन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही। कल भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। अब इनकी कुल संख्या 10 है, बिल्कुल सही। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश शामिल होते हैं। 15 देश, जिसमें 5 तो फिक्स है, 5 जो है अस्थायी है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका चयन 2 वर्षों के लिए होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की बात है, तो ये भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। वही बात करें उपराष्ट्रपति, वही बात करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। चलिए दोस्तों, अच्छा ये भी हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में वह अनुच्छेद 64 क्या कहता है? 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकारा था? तो इन्होंने स्वीकारा था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी। वहीं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को संविधान सभा ने 14 जनवरी 1950 को स्वीकारा था। कब? 14 जनवरी 1950 को। वहीं बात करें प्रस्तावना की, प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकारा था? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। वहीं बात करें 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान अंगीकृत किया गया था।
और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, संविधान सभा का प्रतीक क्या था? उसके मोहर में क्या चीज़ के चिन्ह होते थे? तो हाथी। उसका प्रतीक क्या था? हाथी था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो ये 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम के तहत। वहीं हम लोग जानते हैं दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन को किसने किया था? तो दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो दास प्रथा का उन्मूलन एलन ब्रो ने किया था। एलन ब्रो ने किया था। कब? 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शिशु वध प्रतिबंध किसने लगाया था? शिशु वध हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? वेलेजली ने लगाया था। वेलेजली ने लगाया था। कब? ये 1798 से 1805 के आसपास। वहीं बात करें सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत हम लोग जानते हैं लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा। कब? 1829 में। वहीं बात करें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ये कैनिंग के समय पारित हुआ था। किसके समय में? कैनिंग के समय, 1856 ईस्वी में। वहीं बात करें शारदा एक्ट, शारदा एक्ट जिसमें लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखा गया था, इरविन के समय पारित हुआ था। इरविन के समय कब? 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी। वहीं एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये कब पारित हुआ था? ये लैंड्स डाउन के समय में 1891 में पारित हुआ था, 1891 में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है सीएजी, सीएजी कैग, सीएजी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 में है, अनुच्छेद 148 में। सीएजी जिसकी अधिकतम आयु 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वहीं इसकी रिपोर्टों की जांच कौन करता है? तो कैग की रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति। कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। संसद, इसकी चर्चा अनुच्छेद 79 में है, अनुच्छेद 79 में है। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अमूमन इसके जो अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के, वह विपक्षी दल से होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, तो ये निष्कासित राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन इससे आते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। वहीं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी अधिकतम आयु होती है, इसकी कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो 6 वर्ष या 65 वर्ष। और संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 10 होती है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जाता है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इन्हें निष्कासित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं। अगर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो कौन राज्य सूची का विषय नहीं? समाचार पत्र। कौन? समाचार पत्र। समाचार पत्र हम लोग जानते हैं किस के अंतर्गत आता है? तो समाचार पत्र समवर्ती सूची में आते हैं। किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। देख लेते हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। प्रारंभ में 66 विषय थे। वहीं बात करें राज्य सूची, तो शांति, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, जन स्वास्थ्य, ये सारे किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले 97 थे। देश की रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक,
तार, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सारे संघ सूची में आते हैं। वहीं समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत कुल 52 विषय हैं। पहले 47 विषय थे। दीवानी एवं फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, विवाह एवं तलाक, आर्थिक नियोजन, यही एग्जाम में आता है, आर्थिक नियोजन, समवर्ती सूची, आर्थिक नियोजन, समवर्ती सूची, वन, श्रमिक संघ, समाचार पत्र और बिजली, ये सारे समवर्ती सूची में आते हैं। और हम लोग जानते हैं सूची का वर्णन संविधान के 7वें अनुसूची में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष किया गया? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो हम लोग जानते हैं ये 1946 में हुआ था। 1946 में इनियक का आविष्कार हुआ था। इनियक का आविष्कार हुआ था, इसका निर्माण पूरा हो गया था। वहीं बात करें यूनिवैक का निर्माण कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में। इससे क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का गठन कब हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का गठन 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था। वहीं एप्पल कंपनी का गठन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और यूट्यूब की शुरुआत कब हुई थी? यूट्यूब की शुरुआत 2005 में। यूट्यूब का शुरुआत 2005 में हुआ था। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में लॉन्च किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो चरित्रहीन के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें देवकी नंदन खत्री, इनकी प्रमुख पुस्तक है चंद्रकांता। यशपाल की बात करें तो इनका प्रमुख पुस्तक है झूठा सच, दादा कामरेड, यशपाल की प्रमुख पुस्तक। वहीं हम लोग जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख पुस्तक है उर्वशी। उसके बाद हुंकार, कुरुक्षेत्र और रेणुका इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो हम लोग जानते हैं जननायक के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी। वहीं लोकनायक की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। वहीं बात करें देशनायक की बात करें तो ये किनका उपनाम है? तो देशनायक हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस। किनका? सुभाष चंद्र बोस। ये उपाधि दिया किसने था? टैगोर ने। किसने? टैगोर ने दिया था। तो आप लोग बताएं, आजाद शत्रु उपनाम किनका है? आजाद शत्रु ये उपनाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, गांधी जी ने दिया था। आप लोग बताएं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। वहीं बात करें कायदे आजम किसका उपनाम है? मोहम्मद अली जिन्ना। ये उपाधि दिया किसने था? महात्मा गांधी ने। गुरुदेव हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। ये उपाधि किसने दिया था? तो ये उपाधि गांधी जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था हिटलर ने। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो हम लोग जानते हैं बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। किससे है? कथक से है। वहीं लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी इनका भी संबंध कथक से है। किनसे है? कथक से है। वहीं कथकली की बात करें तो कृष्ण नारायण, मृणालिनी साराभाई इनका संबंध किससे है? कथकली से है। वहीं बात करें कच्चीपुड़ी की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, नारायण
शास्त्री, राधा रेड्डी, इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। वहीं ओडिसी की बात करें तो ओडिसी के प्रमुख कौन है, तो सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह और रानी कर्ण, इन सब का संबंध ओडिसी से है। किस नृत्य से है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इनका मुख्यालय स्थित है वियना में। कहाँ स्थित है, वियना में। इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन कब किया था, 1957 में। कब किया गया था, 1957 में। वहीं जेनेवा की बात करें तो जेनेवा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विपो, ITU, इस सब का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था, इसका मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। आप लोग बताएं आसियान में कितने देश हैं, आसियान में कितने देश हैं, तो आसियान में कुल 10 देश हैं, जिसका स्थापना किया गया था 1967 में। वहीं बात करें सार्क की बात करें तो सार्क में कुल 8 देश हैं और इसका गठन कब हुआ था, 1960 ईस्वी में। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। सार्क का गठन 1985 में हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। वहीं बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया था 1954 में और इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु में है। वहीं बात करें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका गठन 1964 में किया गया था और इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में और इसका गठन 1970 में किया गया था। वहीं बात करें मंझगांव डाक लिमिटेड, इसका गठन 1960 में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है, तो किस शासक को शिलादित्य कहा गया है, तो यह हर्षवर्धन को क्या है, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। पुष्यभूति वंश का इन्होंने कौन सी उपाधि, गद्दी पर बैठते इन्होंने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था। वहीं हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर। इसी के समय में हैन-सांग आया था और इन्होंने चीन अपना दूत भेजा था। 441 ईस्वी में चीन अपना दूत भेजा था और वहीं चीन से भी इसके समय में 2 दूत आए थे। वहीं बात करें इसके दरबारी कवि तो वान भट्ट इसके दरबारी कवि थे। कौन थे, दरबारी कवि वान भट्ट थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है, किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था, तो तीनों संगमों पांड्य वंश के शासनकाल में आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम संगम जो हुआ कहाँ था, ये मदुरई में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये अगस्त की अध्यक्षता में हुआ था। वहीं बात करें दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था और ये किसकी अध्यक्षता में, ये अगस्त की अध्यक्षता में। इसी में जो तेलुगु साहित्य तिलकापियम की संग्रह हुआ था। वहीं बात करें तीसरा जो संगम हुआ था
ये मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? नकीरर की अध्यक्षता में। नकीरर की अध्यक्षता में होता। इससे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो किस वंश के शासक ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया था? तो हम लोग जानते हैं तुगलक वंश ने। ऑप्शन नंबर डी। किस वंश के शासक ने? तुगलक वंश ने। लगभग इन्होंने 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन था। किनका? तुगलक वंश का। वहीं सबसे कम था खिलजी वंश का। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। गुलाम वंश जानते हैं, गुलाम वंश 1206, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। वहीं लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का शासन था 451 से लेकर 1526, और इनका अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोधी। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है खतौली का युद्ध कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था। 1518 में हुआ था। इब्राहिम लोधी उसमें नया नया शासक बना था। इनके पिता का देहांत होने के बाद इब्राहिम लोधी शासक बना था। तो इब्राहिम लोधी ने जाके मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया था। वहाँ के राजा थे राणा सांगा। कौन थे? राणा सांगा थे। तो राणा सांगा ने इसे कैद कर लिया। इसे हराकर इब्राहिम लोधी को कैद कर लिया था। और आप लोग जानते होंगे राणा सांगा, इसी के दौरान उनका एक हाथ कट गया था तलवार से। एक हाथ कट गया था और उनके पैर में तीर लग गए थे और वह जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया था। कौन? राणा सांगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया? तो ये शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में किया किसने था? इनके पुत्र दारा शिकोह ने। इनके पुत्र दारा शिकोह ने किया था। और नाम क्या दिया? सरे अकबर। सरे अकबर नाम से अनुवाद किया था। सरे अकबर के नाम से। वहीं शाहजहां की बात करें, इनका जन्म 5 जनवरी 1592 के हुआ। जगत गोसाई के गर्भ से। इनकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम था। इनके पुत्र औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में इन्हें बंदी बना लिया था। इन्हें बंदी बना लिया था और 1666 ईस्वी को शाहजहां की मौत हो गई थी। शाहजहां ने ताजमहल, मयूर सिंहासन, दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और लाहौर के अंदर का शीश महल का निर्माण किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो आप लोग बताइए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था फिरोज शाह मेहता ने। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। वहीं बात करें आर्य समाज की स्थापना तो हम लोग जानते हैं दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय की बात है तो इन्होंने आत्मीय सभा 1815 में वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था राजा राम मोहन राय ने। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो हम लोग जानते हैं स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम लोग जानते हैं स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? तो 7 अगस्त, कल के क्वेश्चन में भी 8 नंबर प्रश्न में था, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। और इसके दौरान वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, इनका नारा लगा था। और ये प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के उपरांत।
वहीं स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले संजीवनी पत्रिका में छपा था, जिसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। चलिए दोस्तों देखते हैं। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था पी मित्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में ढाका पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने किया था। इनका उद्देश्य क्या था? एग्जाम में आता है, तो इनका उद्देश्य था खून के बदले खून, खून के बदले खून अनुशीलन समिति का उद्देश्य था। इन्होंने बम बनाने के तरीके विदेश से सीखे थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? तो फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा था उच्च वर्ग। ऑप्शन नंबर डी, उच्च वर्ग। फ्रांसीसी क्रांति की बात है तो यह 1789 से 99 तक चला था, 99 तक चला था। प्रथम स्टेट की बात करें, प्रथम स्टेट की बात करें तो पादरी वर्ग दो वर्गों में विभाजित था। पादरी वर्ग जो है दो वर्ग में विभाजित था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जो है इनके पास धन बहुत ज़्यादा था, ये कर वसूलते थे, ये कर वसूलते थे, सारे चीज़ पे नियंत्रण इनका था। वहीं निम्न वर्ग जो है ये धार्मिक कार्य का संपादन करते थे, यह सादा जीवन व्यतीत करते थे और इनका हमेशा जो है रिलेशन खराब रहता था उच्च वर्गों से, उच्च वर्गों से इनका रिलेशन खराब रहता था। और क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में निम्न वर्ग ने इसका सपोर्ट किया था। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार रखिए, तो पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तृतीय मराठा युद्ध। तृतीय मराठा युद्ध ये हुआ कब था? तृतीय मराठा युद्ध तो ये हुआ था 1817 से 19 तक, 1817 से 1819 तक। वहीं प्रथम बर्मा युद्ध ये कब हुआ था? 1824 से 26 तक। वहीं प्रथम अफगान युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 तक के बीच हुआ था, 42 के बीच हुआ था। वहीं प्रथम सिख युद्ध ये 1845 से 46 के बीच हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये दमदमा से प्राप्त हुए। कहाँ से? दमदमा से प्राप्त हुए। जबकि युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुआ। वहीं बात करें हड़प्पा से, हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, ताबूज, चाक ये हड़प्पा से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें तो कुआं, स्नानागार, अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति और कब्र कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। वहीं चनहुदड़ो, वहीं बात करें चनहुदड़ो की बात करें तो ये एक ऐसा नगर था जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था, यहाँ से मेकअप के सामान प्राप्त हुए। चनहुदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण मिला है। वहीं बात करें बनावली, बनावली की बात करें तो यहाँ से मिट्टी के हल प्राप्त हुए, मिट्टी के हल प्राप्त हुए। और बनावली के जो बनावली में प्राप्त सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। जबकि हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जो है स्ट्रेट होती थी, वह एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पे काटती थी। वहीं बात करें लोथल का, लोथल का बात करें तो यह बंदरगाह नगर था और ये ही लोथल शहर का ही, लोथल शहर का ही जो दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़क की ओर खुलता था, क्योंकि ये बंदरगाह होते थे, सामान लादने वगैरह में आसानी होता होगा। चलिए दोस्तों देखते। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में आया है। भूमि, श्रम, पूंजी एवं संगठन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, कब? जब आय बढ़ती है। किसी की भी जब आय बढ़ती है तो स्वाभाविक है वह घटिया वस्तु का मांग वहाँ घट जाएगा। वो लोग घटिया वस्तु नहीं, वो लोग अच्छी वस्तुएं खरीदेंगे
तो उस समय क्या होगा, जब आय बढ़ेगी तो घटिया वस्तु की मांग गिर जाती है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। राजकोषीय घाटा सदैव राजस्व घाटे से अधिक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राजस्व घाटा। राजस्व घाटा हम लोग कैसे निकालते हैं, तो राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियों को घटाकर राजस्व घाटा निकालते हैं। वहीं राजकोषीय घाटा की बात हो तो बजट घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, बजट घाटा प्लस बजट उधारी और प्लस देयता को जोड़कर हम लोग राजकोषीय घाटा निकालते हैं। राजकोषीय घाटे को सार्वजनिक व्यय कम करके तथा राजस्व में वृद्धि करके नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु श्रीरंगराजन समिति का गठन कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 2012 में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2012 में किया गया था। वहीं बात करें तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था, यह भी एग्जाम में आता है। 2005 में किया था। कब किया था, 2005 में किया था। वहीं लकड़ावाला समिति, ये तीनों समितियां गरीबी निर्धारण से संबंधित था। इनका गठन हुआ था 1989 में। कब हुआ था, 1989 में हुआ था। तीनों याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो ये किया था जोसेफ फोरियर ने। ऑप्शन नंबर ए। वहीं ग्रीन हाउस गैस की बात करें, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुलेमित नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए सही है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए सही है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए ये भी सही है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए। वही हंगुल दाचीग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न है, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में ही चुम्बी घाटी है। चुम्बी घाटी कहाँ है, सिक्किम में ही है। कंचनजंगा घाटी सिक्किम में ही। वहीं बात करें कुछ प्रमुख घाटियाँ एग्जाम में, मरखा घाटी ये कहाँ है, ये लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में है। वहीं बात करें नेलांग घाटी और जोहार घाटी, ये दोनों घाटियाँ उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। वहीं एग्जाम में आता है कांगड़ा घाटी ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। साउथ की एक घाटी जो एग्जाम में आते हैं अनराकू घाटी ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है बॉस जल संधि। ऑप्शन नंबर बी। वही बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुस्की सागर को अलग करता है। वहीं बाब अलमंदेव ये लाल सागर को अरब सागर से अलग करता है। लाल सागर को अरब सागर से अलग करता है। पाक स्टेट हम लोग जानते हैं यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ और जल संधि, कुक जल संधि या दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। कहाँ, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ये न्यूजीलैंड में। कहाँ है, न्यूजीलैंड में। वहीं बात करें सुंडा जल संधि हम लोग जानते हैं यह जावा सागर को हिंद महासागर से अलग करता है। जावा
सागर को हिंद महासागर से अलग करता है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो संयत तापमान तथा संयत वर्षा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इनके लिए टेम्परेचर 10 डिग्री से 15 डिग्री होना चाहिए। वही वर्षा की बात हो तो 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें धान की बात करें तो धान का टेम्परेचर 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। वहीं मक्का की बात करें तो इसका तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री के बीच होना चाहिए और इसमें कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। वहीं बात करें सिंधु जल समझौता, इन पे उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, ये दोनों के बीच ये समझौता हुआ था। इसके तहत ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इसकी 80% पानी पाक यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। वहीं नीचे की 3 नदियां का 80% भारत और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दस्तैलूट रेगिस्तान किस का संबंध किस देश से? ये पूर्वी ईरान में है। किस देश में है? ईरान के पूर्वी क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें गोबी मरुस्थल, बताएं गोबी मरुस्थल, इसका विस्तार मंगोलिया और चीन में है। मंगोलिया और चीन में है। मंगोलिया और चीन में है। वहीं बात करें कालाहारी मरुस्थल, यह किस देश में है? तो ये बोत्सवाना में है। कहाँ है? बोत्सवाना में है। बोत्सवाना में है। वहीं टकला मकान, यह चीन में है। टकला मकान कहाँ है? चीन में है। टकला मकान चीन में है। वहीं आता है एग्जाम में काराकुम मरुस्थल। काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में है। वहीं अटाकामा मरुस्थल ये कहाँ है? ये चिली में है। कहाँ है? चिली में है। एक और आता है सोनोरन। सोनोरन मरुस्थल ये किस देश में? ये इसका विस्तार अमेरिका और मेक्सिको में है। अमेरिका और मेक्सिको में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो यानी कौन गर्म जलधारा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो। ऑप्शन नंबर डी। क्यूरोसियो एक गर्म जलधारा है। वहीं हम लोग देख लेते हैं, वहीं हम लोग कुछ गर्म जलधारा देख लेते हैं। गर्म जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, अलास्का की जलधारा, अलास्का की जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ब्राजील की जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा और अलुगुहास जलधारा, ये सारे गर्म जलधाराएं हैं। वहीं बात करें ठंडी जलधारा की तो क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, लेब्राडोर, लेब्राडोर जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये सारी ठंडी जलधाराएं हैं। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। और प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। वहीं काली मिट्टी की बात करें, इसमें पोटास और चूना की अधिकता होती है और इसमें ह्यूमस की कमी होती है। अच्छा, काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। टिटानीफेरस मैग्नेटाइट, टिटानीफेरस मैग्नेटाइट एलुमिना, इसी के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें कपास, गन्ना, मूंगफली और तंबाकू की खेती किया जाता है। किसमें? काली मिट्टी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन होना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो हम लोग जानते हैं RBC, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी की बात हो रही है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वहीं आरबीसी का जीवन काल तो 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो आरबीसी की मृत्यु लीवर और प्लीहा में होती है, लीवर और प्लीहा में होती है। इसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वहीं बात करें WBC, तो WBC इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। वहीं प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा की बात करें तो यह रक्त का अजैविक तरल भाग होता है और यह रक्त का 60% होता है। रक्त में प्लाज्मा 60% होता है। वहीं प्लाज्मा में 90% जल होता है, 90% जल होता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है, कौन इन्फेक्शन से फैलता है? तो देख लेते हैं, फुट एंड माउथ, एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स। तो ये सारी बीमारियां जो है संक्रमणीय बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये क्या है? तो यह वसा है। ऑप्शन नंबर बी। ट्राइग्लिसराइड क्या है? यह वसा है। अच्छा, 1 ग्राम वसा में कितना एनर्जी मिलती है? तो 1 ग्राम वसा में हम लोग को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। और वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निष्पादन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्या होता है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वहीं प्लास्टिक कचरे का सबसे अच्छा निष्पादन का तरीका होता है गड्ढे को भरना, गड्ढे को भरना। जबकि जैविक कचरे अस्पताल से निकलने वाले का भस्मीकरण होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन है तो इंसुलिन कैसा? तो ये पेप्टाइड, पेप्टाइड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन की बात है तो इंसुलिन जो है यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से निकलता है। बीटा कोशिका से इसका स्रावन होता है। वहीं बात करें इंसुलिन, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह की बीमारी होती है। वह इंसुलिन की अधिकता से यानी इसका अधिक स्रावन होने से हाइपोग्लाइसेमिया बीमारी होती है, हाइपोग्लाइसेमिया बीमारी होती है। पहली बार इंसुलिन का टीका कब दिया गया था? 1922 ईस्वी में। कनाडा के व्यक्ति थे लियोन थॉमसन, उन्हें इंसुलिन का पहला जो है इंजेक्शन दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है, किसके कारण? तो वहां पर लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड का संचयन होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जीवित प्राणियों में कर्मिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से
कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो ये सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शार्क, कच्छप, ऊदबिलाव। शार्क, कच्छप, ऊदबिलाव, ये इसका सही क्रम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो धनात्मक आवेश रहित कौन होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण। बीटा कण धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। वहीं बात करें अल्फा कण, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। वहीं बात करें, ये अल्फा किरण या कण कर लीजिएगा। और वहीं बात करें गामा किरण, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होते हैं, ये उदासीन होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो यानी उदासीन हो तो वह किस रंग का होगा? जब लिटमस का विलयन उदासीन होने पे उसका रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, कैसा होगा? बैंगनी होगा। अच्छा, लिटमस की बात हो रही है तो इसका अम्लीय विलयन यानी एसिड विलयन, और इसका बेस क्षारीय विलयन, और इसका उदासीन देख लेते हैं, उदासीन विलयन। तो लिटमस का अम्लीय विलयन कैसा होता है? लाल होता है, और इसका जो क्षारीय विलयन होता है वह नीला होता है, और इसका उदासीन विलयन कैसा होता है? बैंगनी होता है। वहीं एग्जाम में ये भी आता है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी। और इसका जो क्षारीय विलयन कैसा होता है? पीला होता है। और उदासीन विलयन नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि, कौन अदिश राशि का उदाहरण है? हम लोग जानते हैं अदिश राशि का उदाहरण ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं एक बार, अदिश राशियां क्या होती है? वैश्विक भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता हो, तो केवल परिमाण होता हो, परिमाण होता हो और दिशा नहीं हो, जिसमें दिशा नहीं हो, वो राशियां कैसे क्या कहलाती है? अदिश राशियां। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, और एग्जाम में जो आते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये अदिश राशियां होती है। वहीं सदिश राशियां की बात करें तो सदिश राशियां वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सारे क्या होती है? सदिश राशियां होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए, किसका प्रयोग? द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हम लोग देखें 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।